आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। क्योंकि जब भी देश में गलत होता है हम लोग उस गलत के खिलाफ काम करते हैं। आर्टिकल 21A है फंडामेंटल राइट्स, जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। मगर इस देश के अंदर एजुकेशन को बांट दिया गया है। एजुकेशन गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है। वो डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। उन्होंने जो आदेश दे दिया, आपने देखा होगा जितने भी उनके आदेश हैं वो रात को 12 बजे आते हैं। उन्होंने जो कह दिया देश मान लेता है। नोटबंदी की बात हुई रात को 12 बजे आ गई है। लॉकडाउन की बात रात को 12 बजे आ गई। थाली और बजाने की बात, ताली बजाने की बात को ऑर्डर कर दिया। अब लोग समझ रहे हैं कि जो मन की बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अपने मन की बात कहते हैं, मगर सरकार जो है वो लोगों के मन की बात नहीं सुनती है। आपको हमारे मन की बात भी सुननी पड़ेगी, किसानों के मन की बात सुननी पड़ेगी, नौजवानों की मन की बात सुननी पड़ेगी, महिलाओं के मन की बात सुननी पड़ेगी, इस देश के नागरिक की बात सुननी पड़ेगी। किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो देश की आवाम को ये समझने पर मजबूर कर रही है कि आखिर उनकी जीविका की गाड़ी कहाँ जा रही है, चाहे वो महंगाई की बात हो या और दूसरी तमाम बातें हों। अगर हम पूरे देश की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी निकल कर के सामने आ रही हैं जिससे लोग न सिर्फ अचंभित हैं बल्कि लोगों को ये सोचने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर वो करें तो क्या करें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर के कई तरह के सवाल उठने लगे। अभी हाल ही में उन्नाव में एक घटना हुई जिसमें 3 दलित युवती अचेत अवस्था में एक खेत में पाई गई, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई और एक जिंदगी की जंग लड़ रही है। कानून व्यवस्था पर लेकर के उत्तर प्रदेश में भी सवाल उठाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी कमोवेश यही स्थिति है। जो दबे कुचले हैं उन्हें और भी दबाने की कोशिश की जाती है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है जो दिखता भी है। साथ में अगर किसानों की बात की जाए तो किसान ये कहने को मजबूर हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आखिर किसानों के साथ अन्याय क्या हो रहा है? इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, दूसरी बातें हों, तमाम बातों पर हम बात करेंगे। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, और इनसे हम बात करेंगे। हम इनसे पहले परिचय ले लें तो ज़्यादा बेहतर है और इन्हीं से हम पूछें कि वो करते क्या हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि ये दबे कुचलों के लिए, ख़ास करके बहुजनों के लिए हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं। वैसे सुजीत सम्राट इनका नाम है। सुजीत सम्राट जी, आपका स्वागत है। आप वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा क्या क्या करते हैं पहले ये बता दें। देखिए, वकालत के साथ साथ में जितने भी बहुजनों के मुद्दे हैं, जो सरकार 2014 के बाद जब आई है देश के अंदर, तो वो ऐसे मुद्दों को क्रिएट कर रहे हैं जो मुद्दे बनते ही नहीं है। क्योंकि सरकार को जो रियल मुद्दे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं, न्याय का मुद्दा है, तो वो सरकार लोगों को न्याय नहीं दे पा रही है। मगर जो ये मुद्दे दे रहे हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन का मुद्दा चल रहा है, किसान आंदोलन, किसान जो अपने घरों पर रहना चाहिए, जिनको खेती करनी चाहिए, पूरे देश को अन्न देना चाहिए। मैं आऊँगा, वहाँ पे आऊँगा। असल मेरा सवाल ये था कि जैसे मैंने अभी कहा अपने दर्शकों को कि आप वकालत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप वकील हैं, इसके अलावा बहुजनों के लिए काम करते हैं, दबे कुचलों के लिए काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी मैंने कहा आप इंट्रो देते हुए। तो इसी सिलसिले में ही मेरा ये सवाल था कि आप वकालत के अलावा क्या क्या करते हैं। देखो, वकालत ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जितने भी लोग हैं जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके मुकदमे लड़ने का काम हम करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और लोगों को, जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं इस देश के अंदर जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनको मोदी जी आंदोलनजीवी कहते हैं, हम उन आंदोलन जीवियों के मुकदमे लड़ते हैं, फ्री में मुकदमे करने का काम करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं हमेशा। क्योंकि हम भी लोग भी आंदोलन करते हैं, चाहे वो NRC का आंदोलन हो, चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन, हर आंदोलन में हमारी एक भूमिका रहती है। क्योंकि जब भी देश में गलत होता है हम लोग उस गलत के खिलाफ काम करते हैं। क्योंकि सरकारें जो हैं वो इस देश के अंदर इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि लोगों को न्याय मिले। जब भी लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हमारे जैसे लोग, जो एडवोकेट्स लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, वो सड़कों पर आते हैं और कोर्ट में भी अपना काम करते हैं। तो ये तो मेरा काम है और मैं इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए प्रयासरत हूँ कि वो संविधान बचना चाहिए, उसकी आत्मा बचनी चाहिए। जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं वो अधिकार हमें बचने चाहिए। अगर संविधान में जो अधिकार हमारे लिए दिए गए हैं, अगर वो अधिकार हमको मिल जाए तो ये देश सोने की चिड़िया होगी। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहूँगा। आर्टिकल 21A है फंडामेंटल राइट्स, जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। मगर इस देश के अंदर एजुकेशन को बांट दिया गया है। एजुकेशन गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है। तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से कि
जो वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए, पूरे देश में एक सी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि लोग निकलें। मैं भी अगर एजुकेशन नहीं मिलती, मैं भी गांव में पढ़ा हूँ, आप लोग भी गांव से निकले हैं, अगर हम लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती तो शायद हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट नहीं बन पाते, आप पत्रकार नहीं बन पाते। तो एक इंसान की लाइफ में एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर गरीबों को गरीबी से दूर हटाना है तो उनको एजुकेशन देना है, उनको रोज़गार देना, जो सरकार नहीं देना चाहती वो धर्म की अफीम फैलाना चाहती है। तो हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि लोगों की जो धर्म की अफीम है, जो सरकार की जो वो है एक एजेंडा है कि हम धर्म के नाम पर वोट लेंगे, तो उसको नहीं है, आप काम के नाम पर वोट लें। आप करें कि आप संविधान को बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, आप देश को न्याय दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, लोगों को आप अच्छा माहौल दे पाएंगे, दे पाएंगे, ये हमारा काम होना चाहिए, जिसमें हम पूरी भूमिका निभाते हैं और लोगों को समझाने का काम करते हैं। चलिए, ये तो पूरा विस्तार से आपने समझा दिया। अब मुद्दे पे आ जाएं, जो अभी मुद्दा चल रहा है। सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, ये हर किसी को पता है, पूरे देश को पता है, बल्कि विदेशों में भी लोगों को जानकारी मिल गई है इसकी। आपको क्या लग रहा है, इसका समाधान क्या नज़र आ रहा है? चूँकि किसान भी अपनी मांग पर अडिग हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, MSP की कानूनी गारंटी नहीं लाई जाती, वो पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि किसानों से अब जब बात होती है तो अब महंगाई भी उसमें जोड़ देते हैं। आपको क्या लग रहा है? सरकार भी हालांकि दावा तो करती है कि वो वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन कुछ दिखता नहीं। देखो, जो किसान सदियों से इस देश का पेट भरते आए हैं, आज वो किसान सड़कों पर है। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जो है, सरकार में बैठे हुए जो मिनिस्टर्स हैं या प्रधानमंत्री हैं, वो डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। उन्होंने जो आदेश दे दिया, आपने देखा होगा जितने भी उनके आदेश हैं वो रात को 12 बजे आते हैं। उन्होंने जो कह दिया देश मान लेता है। नोटबंदी की बात हुई, रात को 12 बजे आ गई है। लॉकडाउन की बात रात को 12 बजे आ गई। थाली और बजाने की बात, ताली बजाने की बात को ऑर्डर कर दिया। अब लोग समझ रहे हैं कि जो मन की बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अपने मन की बात कहते हैं, मगर सरकार जो है वो लोगों के मन की बात नहीं सुनती है। आपको हमारे मन की बात भी सुननी पड़ेगी, किसानों के मन की बात सुननी पड़ेगी, नौजवानों की मन की बात सुननी पड़ेगी, महिलाओं के मन की बात सुननी पड़ेगी, इस देश के नागरिक की बात सुननी पड़ेगी। आप अपने मन की बात बहुत कह लिया आपने, अब हमारी मन की बात सुनो। यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं, किसानों को बहुत प्रॉब्लम है इस कानून से, आपको वापस ले लेना चाहिए। आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आप जिद्दी ना, सरकार जिद ना बने, क्योंकि आपको इन्होंने बनाया, किसानों को आपने नहीं बनाया, किसानों ने आपको बनाया प्रधानमंत्री। किसान जब चाहेंगे आपको अलग हटा देंगे। चुनाव हर 5 साल में आता है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, 2024 में देश में चुनाव आ रहा है। ये किसान और ये जितने भी मजदूर लोग हैं जिन पर तुमने डंडा बजाने का काम किया है, जब वो अपनी पाएंगे, जब उनको पता लगेगा कि आप उनके साथ में चीटिंग कर रहे हैं, तो वो वोटिंग के माध्यम से आपको हटा देंगे। तो आप मालिक नहीं है, मालिक यहाँ की जनता है। तो जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर जो सरकार या जो नेता जनता की भावनाओं को नहीं समझता है, तो फिर जो जनता है वो उनका सबक सिखाने का काम करते हैं, जो अब इनका उल्टे दिन आ गए हैं। और जो सड़कों पर इन्होंने कील लगाने का काम किया है, उन्होंने अपनी ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम किया है। ये कीलें याद रखेंगे, ऐसा नहीं है। और जो डंडे मजदूरों में पड़े वो मजदूर याद रखेंगे, जो नौजवानों को इन्होंने रोजगार के वादे किए, रोजगार नहीं दिए, वो याद रखे जाएंगे। सब याद रखा जाएगा इस देश के अंदर जब चुनाव आएगा। और इसका एक ही वो है, इसका रास्ता है चुनाव, और कोई दूसरा रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि इतनी जिद्दी सरकार जो है वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो चुनावों में उस सरकार को बदल दीजिए, अपनी सरकार लेके आ जाइए, तो आपको सारे रास्ते मिल जाएंगे, सारे अधिकार मिल जाएंगे और आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा इसका हुआ। चलिए, आपने बहुत सारी बातें कही। इस बीच में आपने कहा कि दूसरों के मन की बात भी सुननी चाहिए अपने मन की बात कहने के अलावा। तो आपने ये भी कहा कि महिलाओं के मन की बात सुननी चाहिए। लेकिन अभी जो हालात हैं, ख़ास करके अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में अभी उन्नाव में जो घटना घटी है, वहां 3 जो युवती थीं वो अचेत अवस्था में मिली खेत में। बाद में 2 की मृत्यु हो गई, एक ज़िंदगी की जंग लड़ रही हैं। आखिर महिलाओं के साथ ऐसी क्रूरता क्यों हो रही है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उसकी फेलियर का एग्जाम्पल है सबसे बड़ा। उन्नाव में जो घटना हुई है 3 दलित बेटियों के साथ में, जो ऐसा कुछ बर्दाता हुई है, तो उसके बाद पहले भी आपको जाना पड़ेगा। आप हाथरस देखेंगे, हाथरस में भी ऐसे हुआ। हमारे सामाजिक संगठन वहाँ पहुँचते हैं, हम लोग पहुँचते हैं, तो जब वहाँ FIR होती है, इस देश के अंदर FIR कराने के लिए भी आपको आंदोलन करने पड़ते हैं। जिस देश में FIR कराने के लिए आंदोलन करने हो, फिर वो देश कैसे सोने की चिड़िया बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसमें क्लियर कट कहा गया, 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन का जो वो ऑफिसर है, वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करती हो, अगर ऐसा कोई रिसीव करेगा, तो उसमें पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द FIR। उसको रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी FIR। इस देश के अंदर कितने अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, मर्डर हो रहे हैं, पुलिस FIR नहीं करती है। पहला आंदोलन तो FIR के लिए किया जाता है। न्याय मिलेगा वो बात की बात है। आप थाने से लेके और कोर्ट तक आपको न्याय लेना इस देश के अंदर
आप समझिए कि बहुत बड़ा काम है। न्याय इस देश के अंदर नहीं है, लीगल सिस्टम करप्ट कर दिया इन लोगों ने, पूरा करप्शन भरा हुआ है, तो उन लोगों को न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। ये फेलियर है गवर्नमेंट का। अच्छी गवर्नमेंट आएगी तो लोगों को न्याय मिलेगा। जो मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो गलत नारा है। ये बेटी की रक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं। बेटी दलित की हो, बेटी ब्राह्मण की हो, बेटी किसी और की हो, बेटी बेटी होती है। इस देश में बेटी सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई भी महिला दिल्ली के अंदर चेन पहन कर नहीं निकल सकती है। वुमेन इज नॉट सेफ इन दिल्ली। दिल्ली तो देश की राजधानी है जहाँ पर पुलिस है, और जो 26 तारीख को बड़े बड़े आंदोलनकारी जो लोग आए थे, जो उनके ही लोग थे, उनको पकड़ ना पाई, और वहाँ पे आंदोलन खत्म करने के लिए क्या, मैं उस पुलिस की बता रहा हूँ आपको जो टूल किट की बात करती है, जो बात करती है कि इसमें खालिस्तानी का हुआ है, इसमें नक्सली है, उसमें पुलिस की बात कर रहा हूँ। ये नाकाम पुलिस है, ये नाकाम सरकार है। ऐसी सरकार जो महिलाओं को अधिकार नहीं दे पा रही है, महिलाओं को न्याय नहीं दे पा रही है, ऐसी सरकार को नहीं रहना चाहिए। जब तक ये सरकार रहेगी आप पर ये प्रॉब्लम करती रहेगी। आप 2014 से 2021 का पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। इन्होंने हर आदमी को परेशान किया है, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटीज़ हो, या स्टूडेंट्स हों, सबको किया। मोदी जी ने जो वादे किए, एक भी वादा पूरा किया क्या उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी लेकर आएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए देंगे, बताइए किसको मिले 15-15 लाख। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक आदमी को रोजगार मिला हो तो बताइए, छूट और गए रोजगार, मिले नहीं है रोजगार। मोदी जी ने कहा कि भैया हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, बुलेट ट्रेन तो छोड़ो, जो ट्रेन थी वो भी बेच दी उन लोगों ने। तो इनकी सीधी नीति है, बुलेट बेको, बुलेट ट्रेन मतलब रेल बेको, बहेल बेको, और जो ज़्यादा बोले तो उसे जेल बेको। ये NSA लगाते हैं, UAPA लगाते हैं, ये आपको सेडेशन का चार्ज लगाते हैं, आपको जेल में भेजने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। आप जब भी सरकार की गलत नीतियों को, देश को बचाने का काम करेंगे और उसकी आंखों में, सरकार की आंखों में आंखें डालकर ये पूछेंगे उनसे कि तुम गलत क्यों कर रहे हो, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, इस देश के साथ गलत क्यों कर रहे हो, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो इस देश को लूट कर बाहर क्यों लेके जा रहे हैं, तो तुमसे कहेंगे कि तुम्हारा रास्ता जेल है, आप पे UP लगा के जेल में डालने का काम करेंगे। तो ये सरकार है। सरकार ऐसी नहीं होती है, सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती है कि अपने लोग। जो आपने ये बात कही, रोकना चाहूँगा, जो आपने बात कही कि जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। क्या दिशा रवि का भी मामला इसी संदर्भ में देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, दिशा रवि है, वो क्लाइमेट एक एक्टिविस्ट है। आप 22 साल की एक लड़की है जो एक्टिविस्ट है, जो बातों को आगे लेके जाती है लोगों की, आप उसको भी जेल में डालने का काम करते हैं। आपको थ्रेट हो जाती है, आप पे सरकारें हैं, सेना है, पुलिस, सब कुछ है। आप ऐसे कैसे काम हो सकता है बताइए। जो पुलिस, जिस पुलिस के कारण, जिस पुलिस की वजह से कोई आदमी अंदर नहीं घुस सकता है, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, 26 तारीख को लोग अंदर कैसे चले गए? आपने पूछा नहीं सवाल, उनको पूछना चाहिए। उन्होंने खुद चाहा कि आंदोलन को ख़राब करने के लिए 2 रीति हैं। पहली रीति ये कि आंदोलन के जितने भी नेता हैं उन पर फर्जी केस लगाओ, जेल में पहुंच दो। दूसरा क्या? दूसरा है कि आंदोलन में रॉयट्स कराओ, दंगे कराओ, आंदोलन खत्म हो जाएगा। NRC क्या था? NRC को भी तो ऐसे ही खत्म कर दिया। जो शाहीनबाग का आंदोलन था उसको खत्म करने का काम। NRC कहाँ था? वो तो CAA था ना। CAA था, NRC आगे आता है, NRC भी आता ना। CAA को भी खत्म करा, जो बड़ा एक आंदोलन था उसको भी खत्म क्यों करा? क्योंकि आपने फरवरी में रॉयट्स करा दिया दिल्ली के अंदर। दिल्ली तो बड़ी शांत है, शांत प्रिय लोग हैं। क्या रॉयट्स का मतलब है? जब आपके नेता ऐसे बोलेंगे कि देश के गद्दारों को गोली, आप बताइए, सड़कों पर निकल जाइए, हम खाली कर देंगे। आपका एक मिश्रा जी है, कपिल मिश्रा, उन्होंने कहा कि भैया या तो आप खाली कर दो या हम खाली कर देंगे। तुम्हारे बाप की सरकार है, वो तुम्हारे बाप की रोड है, तुम डिसाइड करोगे कौन इस देश के अंदर आंदोलन करेगा, कौन देश के अंदर आंदोलन करेगा। इस देश में पहले आंदोलन नहीं हुए। आंदोलन गांधी ने आंदोलन करे, पटेल ने आंदोलन करे, सबने आंदोलन करे, देश को अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन करें। क्या देश में पहले आंदोलन नहीं हुआ? ये पहला आंदोलन नहीं है। ये देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। ये आंदोलनकारियों का देश है, भगत सिंह जैसे लोगों का देश है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों का देश है, जिन्होंने पानी पीने के लिए, अधिकार के लिए भी आंदोलन किए हैं। तो आंदोलन जीबी की बात करते हैं। जब तुम्हारी सरकार नहीं थी तो तुम तो अपना आंदोलन कर रहे थे, या पेट्रोल की बात कर रहे थे, और जो लोग काला धन लाने की बात कर रहे थे, अब कहाँ काला धन लाने की बात है? तो इनकी जितनी भी बातें हैं वो सब बेकार की बातें हैं। सरकार, देश को समझना चाहिए। सिर्फ ये हिंदुत्व के चक्कर में लोग आ रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, या संविधान खतरे में और इंसानियत खतरे में है। इसको बचा लीजिए। अगर नहीं बचाई तो एक आदमी को दूसरा आदमी मारने के लिए तैयार रहेगा यहाँ पे। चलिए, लेकिन एक बात समझाइए आप हमें, चूँकि आप एक्टिविस्ट भी हैं, वकालत तो करते ही हैं आप, जाहिर सी बात है। ये जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल की कीमत तो कई राज्यों में 100 के पार चली गई, डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही, क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से तो काफ़ी कम है। बावजूद इसके ये तेल की जो कीमत है बढ़ती चली जा रही है। LPG गैस की अगर बात की जाए उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। बावजूद आम लोगों की अगर बात की जाए, क्योंकि आप आम लोगों के बीच में जाते हैं, ये खामोशी आम लोगों की,
अब खामोशी का मतलब यह है कि आम लोग इससे थोड़ा सा नाराज़ जो हो जाया करते थे पहले, अगर कोई महंगाई बढ़ती थी, कोई इस तरह का कदम उठाती थी सरकार, तो लोग नाराज़ हो जाते थे। वो नाराज़गी, वो खामोशी, नाराज़गी कहाँ चली गई, खामोशी क्यों है? देखो, पूरा देश आपको समझना पड़ेगा, इस देश के अंदर 85% जो लोग हैं उनकी इनकम, मंथली इनकम 5,000 रुपया है। गरीबी में आप आंकड़ा निकालेंगे, हंगर इंडेक्स निकालेंगे तो 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। अभी गूगल चेक कर लीजिए, देख लीजिए, 19.4 मतलब 19.5 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं देश में। आप देख लीजिए, ये लॉकडाउन से पहले की बात थी, लॉकडाउन के बाद तो ये संख्या बढ़ जाएगी। गरीबी की आलम इतना है कि लोग अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। ये कुछ जो राय बनाते हैं ये इनके ही लोग हैं, ये भक्त हैं, अंधभक्त हैं। इनको मोदी जी अगर 1,000 रुपये लीटर भी कर देंगे जब भी इनको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो रामदेव जी कहते थे, लाला रामदेव कहते थे कि भैया अगर आपको 35 रुपया लीटर चाहिए या आपको 70 रुपया लीटर चाहिए पेट्रोल, आज वो कह रहे हैं कि अगर 100 रुपया लीटर भी कर दिया तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप इनका कोई स्टेटमेंट है क्या? कोई इनका ईमान धर्म नहीं है। ये अपनी सरकार को चलाने के लिए वो पैसा जब आएगा तो उस पैसे को अपने लोगों से लुटवा रहे हैं, चाहे विजय माल्या हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, वो सब लेके जा रहे हैं। तो इनका चाल समझना पड़ेगी। आपको मंदिर के लिए पैसा है, अपने ऑफिसों के लिए पैसा है, मगर लोगों की रोज़गार के लिए पैसा नहीं है आपका, लोगों की शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, लोगों की दवाई के लिए पैसा नहीं है। और जो आंदोलनकारी हैं, जो लोग अपने घर रहने चाहिए, उनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास में, मगर अपने लिए सब कुछ है आपके पास में। तो देश से तुम मोहब्बत कहाँ करते हो? देश से तुम मोहब्बत नहीं करते, तुम तो देश को लूटने के लिए आए हो। जो देश को आज़ादी से पहले जो लूटने के लिए आए थे लोग, तुम उनकी तो वंशज हो, तुम देश को लूटने का काम करते हो। तुम देश से मोहब्बत कहाँ करते हो? तुम देश से मोहब्बत नहीं करते हो, तो देश के लोगों से मोहब्बत नहीं करते। अगर देश के लोगों से मोहब्बत करते, देश का प्रधानमंत्री के लिए तो सब लोग बराबर है ना, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे वो बौद्ध है, सब लोग हैं ना। तुम हिंदुओं की बात कैसे करते हो? एक प्रधानमंत्री एक धर्म को कैसे फॉलो कर सकता है, कैसे आगे बढ़ा सकता है? यहाँ पे इंसानियत की बात चल रही है, यहाँ पे संविधान की बात चल रही है। आप धर्म से किसी देश को आगे नहीं पहुँचा सकते हो। आप देश में और चीज़ें आप स्थापित करेंगे, आप एजुकेशन का स्टैंडर्ड स्थापित करेंगे। आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप वर्ल्ड लेवल से आप कहीं भी आप कंपेयर करें, कुछ कंपेयर ही नहीं कर पाते हैं, तो कैसे बात बन पाएगी? नहीं बात बन पाएगी। आपको छोड़ना पड़ेगा। धर्म की जो अफीम लोगों को, नौजवान लोगों को आपने पिला रखी है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। आपको एजुकेशन पिलाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पिलाना पड़ेगा। और जो डेमोक्रेसी इन्होंने ख़त्म कर दी है देश के अंदर, डेमोक्रेसी नहीं है देश के अंदर, सब खत्म कर दिए, चारों स्तंभ खत्म कर दिए, मीडिया खत्म कर दिए। शुक्र है सोशल मीडिया का, आप जैसे पत्रकार जो जन जन की बात को पूरे देश में फैलाने का काम करते हैं, जन जन में पहुंचाने का काम करते हैं। मीडिया तो दिखा नहीं रही आपको, मीडिया नहीं दिखा रही कि 3 महीने से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कैसे सर्द रातों में यहाँ पर वो गुजरी इनकी रातें, कैसे इन पर पानी की बौछार की गई, कैसे इनको आतंकवादी बता के जेल में डालने का काम किया गया, कैसे इनके पूरे आंदोलन को कुचलने की बात की गई है। मीडिया तो नहीं बताती है। मीडिया तो बताती है किसके लड़का हो गया, किसके लड़के हो गई, मोदी जी आज यहाँ गए वहाँ गए। तो ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया सरकार की उन नीतियों को देश को बताने का काम करती है, जो गलत नीतियां हैं वो विपक्ष का काम करती है। यहाँ पर वो प्रवक्ता का काम कर रही है। लेकिन एक सवाल मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें, चूँकि लोकतांत्रिक देश है हमारा और यहाँ वोटिंग की प्रणाली है, बावजूद इसके अगर कोई सरकार जनता के माध्यम से चुन करके आती है, जनता उसे वोट देती है और ये समस्याएं भी बरकरार हैं, तो इसे अगर 2 लाइन में परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो कैसे करेंगे आप? देखिए, मैं जिस देश में भुखमरी इतनी ज़्यादा हो, मैंने अभी आंकड़ा बताया, और 85% लोग 5,000 रुपये से कम लोग कमाते हों, तो वहाँ पर अगर उनको भरपेट खाना मिल जाए तो वही वो अपने आप को समझते थे विकास हो गया। विकास ये नहीं है। किसी भी जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनका विकास अगर देखा जाएगा, उनका विकास पैमाना नापा जाता है कि उनकी जीडीपी कितनी है, कितना ग्रोथ कर रही है, पर कैपिटल आय कितनी है, और हर व्यक्ति की हैप्पीनेस कितना है देश के अंदर, एजुकेशन की जो पॉलिसी हैं वो कितना अच्छा काम कर रही हैं, रोज़गार की पॉलिसी कितना काम कर रही हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम कितना बढ़िया है कि लोगों को न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ हज़ारों लोग मर जाएँ, कोई न्याय नहीं है। बेटियों के साथ रेप हो रहा है, कोई न्याय नहीं है। ना तो प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट आता है, ना मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट आता है। कैसे आप लोग हैं जो स्टेटमेंट नहीं आता? कैसे रेप हो रहे हैं इस देश के अंदर? क्योंकि आपने कोई प्रणाली नहीं बनाई है। और आपने जितने कोर्ट बना रखे हैं, कोर्ट के हालात देखिए आप, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनमें 10-10 साल लग जाते हैं। काय के फास्ट ट्रैक कोर्ट है भैया? न्याय मिलने के लिए 30-30 साल लग जाते हैं। जिस आदमी ने न्याय के लिए प्रक्रिया करी वो है नहीं आदमी, अब न्याय ऊपर मिलेगा जाके क्या? आपने न्याय की प्रक्रिया को ऐसे बना रखा है, आपने उन लोगों को न्याय प्रिय बना, उन लोगों को वहाँ बैठा रखा जो न्याय दे ही नहीं पा सकते। सुप्रीम कोर्ट से तुम उम्मीद करते हो कि मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इन तीनों कानूनों को हम स्टे कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैव नो पावर टू स्टे एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के बनाया हुआ कोई भी कानून है, सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर ही नहीं स्टे करने का। सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है या संवैधानिक बोल सकता है। वो तो बोला नहीं आपने, क्योंकि अगर वो बोल देते तो सारे कानून ही खत्म हो जाते। आपने स्टे कर दिया। स्टे करके क्यों कर दिया आपने? क्योंकि आप सरकार को बचाना चाहते थे। सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल के 2 साल के लिए इसको बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। अरे 1.5-2 साल के लिए क्यों बंद कर लो भैया? जब बंद करना है तो हमेशा के लिए बंद करो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है ना। उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा योगी जी बन जाए, उसके बाद देख लेंगे तुम्हें हम क्या करना है। तो ये जो चालाकी है ना, लोग समझ रहे हैं। आज के लोग बेवकूफ़ नहीं है। जो किसान अन्न पैदा करता है, मेरे जैसे लोगों को तैयार करता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, आज पढ़ लिख कर वहाँ गया हूँ, वो प्रधानमंत्री बनाता है, वो राष्ट्रपति बनाता है, वो IAS बनाता है, PCS बनाता है, डॉक्टर बनाता है, सबसे ज़्यादा देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सैनिकों को तैयार करता है। आप उसको बेवकूफ़ बनाओगे क्या? चलिए, एक पॉजिटिव बात आखिर में एक पॉजिटिव सवाल आपसे कर दूँ और पॉजिटिव जवाब भी चाहूँगा। बहुत सारी मायूसियाँ हैं, जैसा कि आपने बहुत सारी मायूसियों के बारे में बताया भी, गिनाया भी, समझाया भी। मायूसी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपने कही है। इससे उबर जाने का रास्ता कुछ नज़र आ रहा है? क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारे देश पे हमेशा आक्रमण हुआ। हूड़ आए, तुर्क आए, बहुत सारे लोग आए, देश को लूट कर लेके गए, मगर देश फिर भी अखंड है। देश हमेशा बना रहा है। जो हमारा भाईचारा है वो बनना चाहिए देश के अंदर। देश का जो संविधान है बहुत सुंदर संविधान है। देश में संविधान में सबको अधिकार मिले हैं, उसको बचा लीजिए। देश के संविधान को बचा लीजिए, देश की आत्मा को बचा लीजिए, सब कुछ बच जाएगा। हिंदू मुसलमान बाद में करते रहेंगे। इंसानियत को मत बांटो। इंसानियत को अगर तुमने बचा लिया, पूरे देश को बचाने। मतलब संविधान पे हमला हो रहा है? बिल्कुल, संविधान पर हमला हो रहा है। संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। संविधान की कोई बात परिकल्पना नहीं है संविधान की। आप संविधान पढ़ेंगे, बड़ा सुंदर है। सबको अधिकार की बात की गई है, सबको राइट्स की बात। यहाँ 3 महीना से बैठे हैं, कोई आदमी नहीं यहाँ पे नहीं आया। आप बताइए, जब वोट डालने आते हैं तो वो इतने लंबे हो जाते हैं, पैर लेने लगते हैं, सब कुछ वही हो जाते हैं, वोटर से हो जाता है। आपने देखो गाँव में कुछ भी करवा लो उनसे 15 दिन। और आज जो वोटर हैं, जो भविष्य निर्माता हैं तुम्हारे देश के, आज वो 3 महीना से यहाँ बैठा है। तो सरकार देखें कि सरकार फिर ऐसे चुननी चाहिए, नहीं चुननी चाहिए, उनको सुनना चाहिए। ये क्यों जाए वहाँ पर? सरकार को यहाँ क्यों नहीं आनी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताइए आपको। अगर प्रॉब्लम है तो हम उस पर बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस इंसान को भी, अगर एक भी व्यक्ति सड़क पर है, एक व्यक्ति भी अगर अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, तो सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने वोट देकर उसको सरकार बनाया है। उसकी औकात नहीं थी सरकार बनने की। तो उनको अगर नहीं सुना जा रहा है तो समझना चाहिए, देश को समझना चाहिए। ऐसे नेताओं को ऊपर भेजना चाहिए जो तुम्हारी आवाज़ को सुने, तुम्हारे देश को आगे पहुंचाएं, तुम्हारे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी पॉलिसी बनाएं, एजुकेशन पॉलिसी बनाएं, मेडिकल पर कंट्रोल करें, बढ़िया करें। आज बिना दवाई के लोग मर रहे हैं, लोगों पर दवाई के लिए पैसे नहीं है। आप जाएँ छत्तीसगढ़ में जाएँ, देश यही नहीं है, दिल्ली नहीं है देश, सिर्फ दिल्ली देश है। देश पूरा देश है, पूरा देश अखंड भारत है। उसमें देखें आप कैसी हालत है, लोगों पे खाने के लिए नहीं है, लोग घास खा रहे हैं। आसाम के अंदर आपने देखा होगा, एक माँ अपने बच्चे को 10 रुपये में बेच देती है इस देश के अंदर। आप कहते हो देश तरक्की कर रहा है? क्या देश तरक्की कर रहा है? तुम तरक्की कर रहे हो, कुछ चंद लोग तरक्की कर रहे हैं। वो लोग तरक्की नहीं होती है। जब आम आदमी तरक्की करे, आम आदमी खुश हो, जब तरक्की होती है। ये मेरी कामना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुजीत सम्राट हैं, जिनका कहना है, ये वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। इनका साफ कहना है कि संविधान पे हमला हो रहा है, और ये भी कहना है कि अगर देश तरक्की करेगा तो हर किसी को उसके तरक्की के दायरे में लाना होगा, यानी हर किसी को तरक्की के दायरे में लाते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी देश तरक्की कर सकता है। बहुत सारे पहलू पर विस्तार से इन्होंने चर्चा की। हालांकि उन्होंने एक पॉजिटिव बात ये कही कि इस निराशा की घड़ी में, इस मायूसी की घड़ी में भी संविधान हमें जो दिया गया है उसके माध्यम से चल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं जिस रास्ते पर उम्मीद की बहुत सारी किरण दिखाई देती है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज आलम फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।